हो कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आधा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछे जाते हैं, और जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का और जो भी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, मिल के मचाएंगे बवाल। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं एक एक करके और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 4th चैप्टर है उसमें जो चैप्टर का शीर्षक है भाई साहब वो हमारी वित्तीय संस्थाएं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पर वित्तीय संस्था क्या होता है। जब भी हम वित्तीय संस्था की बात करते हैं, जब भी हम मेरे भाई बात करते हैं वित्तीय संस्था का, एक ऐसा संस्था जिसके द्वारा विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रिया का मतलब यहाँ पर वित्तीय क्रिया, वित्तीय क्रिया का मतलब कि किसी का पैसा जमा करना, धन संचयन का कार्य या फिर किसी को लोन देना, इन सभी क्रियाओं को करता है, संपादन करता है, उसे हम लोग वित्तीय संस्था कहते हैं नॉर्मली। जैसे हम लोग बात करें बैंक का, बैंक है ये क्या करता है, हमारी पैसा को जमा करता है, हमें ज़रूरत पड़ता है तो लोन देता है, बात समझे कि नहीं। तो ये सारी इससे रिलेटेड जो है ATM कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। तो इन सभी कार्यों का संपादन क्या होता है, वित्तीय संस्थाओं में होता है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे भी कि आखिर जो है इसका कार्य क्या है, कितने तरह का वित्तीय संस्थाएं होता है, वित्तीय संस्था जो होता है किस तरह का ऋण देता है, अल्पकालीन देता है, दीर्घकालीन देता है, ठीक है ना। भारत का प्रथम वित्तीय संस्था कौन था, कौन बैंक स्थापित हुआ, हम लोग एक एक करके भाई साहब सबका पोस्टमार्टम करेंगे और मिल के मचाएंगे बवाल। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी सवाल। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है क्या, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये वित्तीय संस्था जो यहाँ पर वित्तीय लिखा हुआ है ये सही है, और यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा वित्तीय, ठीक है ना। तो ये सही होगा आपको, यहाँ पर वित्तीय संस्था, ठीक है ना। तो भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे इस तरह का तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस पूछता है भाई साहब कि किस तरह का वित्तीय संस्था होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। तो एक देखिएगा, एक याद रखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। दूसरा जो नंबर होता है भाई साहब वो होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। इस तरह हम लोग क्या देखेंगे, 2 तरह का वित्तीय संस्था हो गया, एक राष्ट्र के स्तर पर होता है, ठीक है ना। फिर अगर हम राष्ट्र के स्तर पर का जो वित्तीय संस्था होता है उसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। और जब हम राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था की बात करते हैं तो उसको हम लोग 4 भाग में बात करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि इस चैप्टर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका A नंबर होगा, 2 प्रकार का। आई थिंक कि समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर कह रहा है क्या, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने हैं, अभी जस्ट ही हम लोगों ने देखा 2। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, हम ये यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइपिंग जो करना होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें देखना होता है, और उसमें क्या होता है कि टाइपिंग करने में टाइम भी लगता है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन इस सेशन भर ऐसा है, नेक्स्ट सेशन से ज़रूर हम जितना भी होगा सबका ईयर भी मेंशन करेंगे, थोड़ा सा टाइम का भी बचत हो जाएगा। करेगा कृषि और ग्रामीण शाख की, कृषि और ग्रामीण शाख का मतलब उधार देना, लोन देना, क्रेडिट करना, ठीक है ना, कि पूर्ति के लिए किस संस्था का स्थापना किया गया। कृषि और ग्रामीण शाख यानी कृषि से रिलेटेड किसानों को ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए किस संस्था का स्थापना किया गया। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा भाई साहब, नाबार्ड का स्थापना किया गया, ठीक है ना। ये नाबार्ड क्या होता है, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह होता है इन सभी को क्या करता है, ये पैसा देता है, लोन देता है, और वो क्या करता है आगे जो है फर्दर क्या करता है, छोटे छोटे किसानों को, गरीब मजदूरों को ये क्या करता है, लोन देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ क्या देता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, नाबार्ड, तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं
कितने प्रकार के हैं? करेगा बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। जब भी हम बात करते हैं कि संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार का होगा, तो याद रखिएगा बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना, हम लोग एक एक करके फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ कहा क्या रहा है कि भारत में पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा कि जब भी हम बात करते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार, यानी आप प्रारंभ में ही हम आपको दो बातें बताएं कि जो वित्तीय संस्था होता है 2 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होता है और एक होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ठीक है ना, तो जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, एक भारतीय मुद्रा बाजार और एक भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार जो होता है ना भाई साहब, वो होता है अल्पकालीन देता है, अल्पकालीन। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार, ये भारतीय पूंजी बाजार तो ये दीर्घकालीन लोन देता है। कैसा लोन देता है? दीर्घकालीन। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जैसे मार दिए राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार का हो गया, एक को बोले मुद्रा बाजार यानी भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है ना, और एक बोल दिए भारतीय मुद्रा बाजार के बाद बोलिए पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। ठीक है ना, ये 2 तरह की संस्थाएं हो गया। ठीक है ना, ये भारतीय मुद्रा यानी किसी को जब खुदरा रुपया देते हैं तो कम दिन के लिए देते हैं, हाथ फिर पैसा 5 दिन 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब दे देने के लिए, यानी 15 से 20 दिन में, यानी 15 से कहना है 6 से 15 दिन में, यानी 6 से 15 महीना है, इसको याद रखिएगा। तो जो ये अल्पकालीन लोन मिलता है ना, वो कोई भी बैंक क्या होता है कि आप याद रखिएगा थोड़ा सा, वो 6 से 15 महीना के लिए देता है, जिसको अल्पकालीन लोन कहा जाता है। ठीक है ना, आज जब पूंजी यानी किसी को, पूंजी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पैसा। ठीक है ना, तो ज़्यादा पैसा का मतलब क्या होगा? आप किसी को दीजिएगा तो तुरंत लौटाएगा, टाइम लगाएगा, इसीलिए ये दीर्घकालीन हो जाएगा। कितना कालीन हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? दीर्घकालीन लोन हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि कोई भी संस्था जो पूर्ण रूप से सरकारी कर दिया जाए, यानी सरकार के अंदर में कर दिया जाए, उस पर कौन हो जाए, उसका मालिक कौन बन जाए? सरकार बन जाए, तो उसे राष्ट्रीयकरण कहेंगे। ठीक है, नेशनलाइजेशन। जैसे देखिएगा यहाँ पर इसका स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार अपने अंडर में कर लेगा, उसका मालिक कौन बन जाएगा? सरकार बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए केंद्रीय बैंक का मुख्यालय जो है भाई साहब मुंबई में है। ठीक है ना, मुंबई में है। केंद्रीय बैंक यानी कहने का मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारत में जितना करेंसी है उसका मतलब कि मुद्रण कौन करता है, उसको कौन छापता है? तो RBI छापता है। जबकि सिक्का कौन छापता है? हमारी केंद्र सरकार जो है, वित्तीय संस्था उसका जो है वो छापता है। बात समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिहार में वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह, संस्थागत कह रहा है। एक होता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत में कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, सेठ हो गया, सेठ साहूकार हो गए, कोई दुकानदार हो गया। ठीक है ना, तो इस जमींदार हो गया, ये सब क्या है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था तो इसको नहीं कह सकते हो, मतलब वित्तीय स्रोत कह सकते हो एक तरह का। ठीक है ना, लेकिन जब हम संस्था की बात करते हैं या फिर कोई ऐसा सोर्स की बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक नियम कानून के अंदर में काम चलता है, ठीक है ना, वहाँ पर उसे हम संस्था बेसिकली कह देते हैं। बट यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि भारत में वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन सा है? महत्वपूर्ण संस्थागत समूह अगर बात हम लोग करें भाई साहब, तो यहाँ रखिएगा व्यावसायिक बैंक। भारत में मैक्सिमम जो बैंक बोलते हैं ना, वो भाई साहब कौन सा बैंक है? व्यावसायिक बैंक है। ठीक है ना, और सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत समूह भी है कौन? ये व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है भाई साहब मुंबई को, जबकि भारत का IT राजधानी, IT का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं कि मतलब कि टेक्निकल राजधानी जो है भारत का वो बंगलौर है। ये बंगलौर कौन सा है भाई साहब? अब कर्नाटक का राजधानी आप लोगों को पता ही है। और भारत का प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है ना, और बिहार का तो राजधानी पटना आप लोग जानबे करते हैं। इसके पूछने वाला छुपाने वाला कौन बात है क्या? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है बंगलौर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली या फिर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर को कहा जाता है। या फिर कहा जाता है इसको IT हब कहा जाता है। IT हब ठीक है ना, IT हब, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है। किसको? बंगलोर को कहा जाता है। बहुत ही बड़ा सिटी है और बहुत ही डेवलप सिटी है। अगर हम मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम में अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में बहुत ही बंगलौर जो है
जिसे हम लोग बेंगलुरु भी कहीं कहीं कहता है, लो लिखा रहता है, बहुत ही मतलब कि डेवलप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। तो जब भी हम शेयर बाज़ार की बात करेंगे तो मुंबई सबसे आगे आता है, ठीक है ना। तो मुंबई सबसे आगे आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई है, ठीक है ना। उसमें स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे जो है वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है ना। कहाँ का, वो मुंबई का। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक, जब केंद्रीय बैंक कहेगा तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक माने सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसी को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कहेगा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यानी ये बैंक को लोन देता है, बात समझे कि नहीं। और जितना भारत में जितना भी बैंक है ना, बैंक मतलब कि पैसा लेन देन करने वाला जितना भी संस्था है, जमा करने वाला संस्था है, वो सब किसके गाइडलाइन पर चलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन पर। गाइडलाइन करने का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियम कानून जो भी बनाएगा उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो काम करेगा, बात समझे कि नहीं। बाकी जितना भी बैंक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अभी जस्ट ही हम लोग पीछे ही बताएं कि जब भी मुद्रा जारी करने की बात करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, और सिक्का की बात करेगा, ठीक है ना। सिक्का भी मुद्रा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ यहाँ पर दे रहा है क्या, संसद दिया, ये सब थोड़े होने वाला है। ये तो कौन सा है भाई साहब, ये केंद्र सरकार होगा सिक्का के लिए। बट नॉर्मल मुद्रा कहाँ है, और यहाँ पर ऑप्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो मार दीजिए, ठीक है ना। अगर लेकिन ऑप्शन में ऐसा भी रहता है कि केंद्र सरकार, आप प्लस दोनों देता है, A+B दोनों देता है, तो A+B मार दे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण दिया। अभी जस्ट ही हम लोग पीछे देखे पूंजी बाजार में क्या दिया जाता है, दीर्घकालीन। जबकि वहीं पूछेगा मुद्रा बाजार में किस तरह का दिया जाता है, तो अल्पकालीन, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, अल्पकाल का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या। जब भी पूछेगा भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या जो है ना, वो 25 है। भारत में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है, मात्र 25 गो, ठीक है ना। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछेगा तो 196 गो है। यहाँ पर क्वेश्चन करें कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। अभी जस्ट पीछे हम लोग बात किए थे ऑलरेडी कि नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था, 1982 ईस्वी में किया गया था। जब भी हम नाबार्ड बोलते थे, NABARD, ठीक है ना, BARD, इसका अब जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आप लाइन से अगर देखिएगा तो इसका जो वर्ड नहीं मिला, लेकिन बना करके नाबार्ड बना दिया गया था इसको। जैसे मान लीजिए नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और इसी को क्या किया गया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया नाबार्ड, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इसका स्थापना कब हुआ, 1982 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में, अब कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दे देगा, तो फिर वहाँ पर क्या आप समझ जाइएगा कि ये नाबार्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये नाबार्ड जो है भाई साहब, ये ग्रामीण बैंकों के लिए है, ठीक है ना। ग्रामीण बैंकों के लिए ये कार्य करता है, ठीक है, उनको लोन देता है। दूसरा करता है क्या, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण की संख्या 196 है। दूसरा करेगा बिहार में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में बिहार में क्षेत्रीय बैंकों का स्थापना 1975। दूसरा करेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किनके लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किसके लिए किया गया, सिंपल बात है, किसान के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो छोटे और सीमांत किसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेगा ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जब भी हम ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो ग्रामीण यानी गाँव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गांधी जी हमेशा गाँव से बहुत प्यार करते थे। गांधी जी हमेशा कहते थे गाँव का विकास होना चाहिए। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, इसीलिए 2 अक्टूबर 1975। याद रखिएगा 1975, डेट पूछेगा तो 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी के बातों को, गांधी जी के सपना को पूरा करने की बात उनके जन्म दिवस पे करेंगे ना, उनको गिफ्ट देंगे। करेंगे शेयर बाजार का नियामक संस्था स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा
कितना बचा, आरबीआई मार देता है, गलत हो जाएगा। करेक्ट है। प्राथमिक कृषि साख समिति, कृषक को प्राथमिक कृषि साख समिति जो है ना भाई साहब, ये कृषक को किस तरह का ऋण प्रदान करता है। ये जो भाई साहब ये गांव के स्तर का होता है, बेसिकली गांव के स्तर का ये जो क्या होता है बैंक होता है, ये जो होता है अल्पकालीन लोन प्रदान करता है। किस तरह का ऋण प्रदान करता है, कर्ज देता है या लोन देता है, अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखिए अब कहने का मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप अगर 2020 का अगर आप डाटा देखेंगे तो 12 है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से बीटीसी के हिसाब से चलेंगे तो 14 है। बीटीसी इतना यार, जहाँ देखो ना यार बड़ी मिस्टेक मिला हुआ है बीटीसी में। जैसे हम बीमारू राज्य पढ़ेंगे तो बीमारू राज्य में कहीं उड़ीसा, यू से उड़ीसा दे दिया हुआ है, कहीं यू से उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, जबकि इंटरनेट वगैरह पे यू से उत्तर प्रदेश मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप उत्तर प्रदेश ही याद रखो मैक्सिमम जगह पर। किताब में भी 2 जगह उत्तर प्रदेश दिया हुआ है और 1 जगह उड़ीसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पता नहीं है क्या बीटीसी में क्या कहानी है, समझ ही नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय। तो जब भी हम गैर संस्थागत कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई सिंगल व्यक्ति है, रिश्तेदार है, कोई ऐसा गांव नगर में है जो क्या करता है, ये ब्याज दर पर पैसा ज़्यादा देता है, ठीक है ना, ब्याज पर पैसा देता है। यानी जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था होगा ना, इसके पास एक झंझट नहीं होता है, आपको कागज़ पत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको अगर किसी दोस्त से 1000 रुपया लेना, तो थोड़े कहेगा कि आधार कार्ड लिया के दो, तुम अपना जन्म प्रमाण पत्र लिया के दो, उसके बाद तुम अपना बैकग्राउंड दो, बहुत सारी चीज़, ज़मीन का कागज़ हमारे को नहीं करता है। या फिर आप बगल अगल में जो गांव में है कि कुछ जो पैसा ब्याज पर चलाता है उसके पास भी जाएंगे लेने, तो वो कुछ खास नहीं मांगता है। ऐसा नहीं कि पूरा बैकग्राउंड आपका बायोडाटा चेक करेगा, आधार कार्ड मांगेगा, क्या क्या मांगेगा, नहीं देगा, नॉर्मल पैसा दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पेपर वर्क कम करना पड़ता है गैर संस्थागत में, लेकिन इनका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, बस समझ कि नहीं। जबकि आप बैंक से लेंगे तो बैंक आपको क्या होगा, आपको मात्र 12% से लेकर के 12 से 18% तक में, 18 तक काफ़ी हो गया, लेकिन सब जोड़ जाड़ के 18% मैक्सिमम पहुंच जाता है। लेकिन 12% पर क्या होगा, टैक्स दे, मतलब कि लोन देता है। 12% का सालाना हो गया, यानी 1% हो गया आपको पर ईयर का बात करें तो हम 1% का हो गया। जबकि आपको गाँवों में जो लोन पर देते हैं वो 5% पर मंथ देते हैं, यानी 60% पर ईयर हो गया। इससे 5 गुना पैसा आप ले रहे हैं ज़्यादा। यानी अगर आप किसी से 10,000 रुपया मान लीजिए लिए हुए हैं, 10,000 रुपये आप किसी से लिए हैं, तो बैंक का जो पैसा होगा ना भाई साहब, बैंक का जो पैसा होगा 1 साल में 1200 रुपया होगा। जबकि आप 10,000 रुपया आप किसी से लिए रहिएगा भाई साहब, बगल उगल से चाचा मामा काका फूफा फूफी ये सब से किसी से लिए रहिएगा, तो 1 साल में 6,000 रुपया लेगा। सोचिए कितना महंगा पड़ता है। तो जो गैर संस्थागत जो सोर्स होता है लोन लेने का वो बहुत महंगा होता है। और शायद यही भी कारण रहा कि हमारे देश में जो किसानों का शोषण रहा पुराने समय में, ये उच्च जातियों के द्वारा और सेठ साहूकारों के द्वारा किया जा रहा था, ज़मींदारों के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में, इधर क्या कर रहे थे यार हम लोग, इसे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजन। आंसर क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्था को निम्नलिखित किया, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, किन वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक बैंक बिल्कुल, सहकारी साख समिति बिल्कुल, बीमा कंपनी, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था के उदाहरण है। संस्थागत यानी क्या हो रहा है कि नियम कानून पर सरकार के दिशा निर्देशन पर कार्य करता हो, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारा काम। महाजन बिल्कुल नहीं, व्यापारी बिल्कुल नहीं, रिश्तेदार बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर संस्थागत कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करता हो, एक डिसिप्लिन में काम करता हो, जहाँ पर बहुत सारा लोग काम करते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जो महाजन होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो लोग किसी को पैसा देते हैं तो डिसिप्लिन उनके पास नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आपका कागज़ बनेगा, आपका टोटल का टोटल बायोडाटा निकाला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, टंड वंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। होता नहीं है गैर संस्थागत में, ठीक है ना। लेकिन संस्थागत में ये सारा प्रोसीजर आपको पूरा करना होगा। करें कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। अभी जस्ट हम लोग देखें, अगर इसमें देख रहे हैं, इस ऑप्शन में देख रहे हैं तो व्यावसायिक, ना सॉरी तो बैंक दिया है, सहकारी बैंक, देसी बैंकर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान सबसे लोकप्रिय है। इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत कह रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक संस्थागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। देखिए जब भी हम बात करेंगे बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत, तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। कब से, 1992 में, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। देखिए दीर्घकालीन, अब पढ़िए ना, कृषक महाजन बिल्कुल नहीं है, कम समय के लिए। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति नहीं, बिल्कुल ये कम समय के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूमि विकास बैंक। ये अधिक समय के लिए ऋण प्रदान कर देती है। ये छोटे छोटे किसानों को बैंक लोन नहीं देती है, बड़े बड़े किसानों को देती है, ठीक है ना। इसलिए ये इनका लोन जो होता है लंबे दिनों तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि क्या होती है। तो जस्ट पहले ही बताए थे 6 से 15 महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए जब भी राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1969 ईस्वी में। इस समय एक साथ लगातार लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि बैंकों का क्या करना है, सरकार के अधीन कर लेना, यानी सरकारी बना देना। प्राइवेट बैंक को सरकारी बना देना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। बात समझिए कि नहीं। और देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। जब भी पूछेगा कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं तो याद रखिएगा 4 प्रकार का। 4 प्रकार का, कितने प्रकार का जमा राशि स्वीकार करता है, 4 प्रकार का, ठीक है ना। तो अस्थायी हो जाएगा, संचयी हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें से व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार का जमा राशि स्वीकार करता है, 4 प्रकार का। बात समझ आया कि नहीं आया। तो बस पूछेगा कि चौथा जमा राशि कौन है, ठीक है ना। तो चौथा जमा राशि चालू जमा, ठीक है ना। तो एक तरह का अस्थाई जमा हो गया, संचयी जमा, आवर्ती जमा, और चौथा कौन हो जाएगा, चालू जमा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। बैंकों का कार्य मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। बैंकों का कार्य कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भाग में, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले ऋण देना हो जाएगा, बिल्कुल बात। मौद्रिक नीति तय करना, ये भी सही। मौद्रिक नीति तय करना, जमा राशि, मौद्रिक नीति तय करना, नहीं, जमा राशि स्वीकार करना, ये सही हो जाएगा। एजेंसी संबंधी कार्य करना, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये मौद्रिक नीति तय करना इसका कार्य नहीं है, ठीक है ना। मौद्रिक नीति तय करना क्या होता है, एक तो सरकार और आरबीआई, 2 बैंक का काम होगा। यहाँ व्यावसायिक बैंक कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका काम मौद्रिक नीति तय करना नहीं होगा, ठीक है ना। और चौथा जो होता है भाई साहब, वो होता है आपको, चौथा जो कार्य होता है अन्य उपयोगिता संबंधी कार्य, उपयोगिता संबंधी कार्य, अन्य उपयोगिता संबंधी कार्य। ये टोटल कितना हो गया, 4 गो। इस तरह पूछेगा क्या, व्यावसायिक बैंक मतलब कि व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य हैं, तो 4 बैंक। और उसमें भी पूछेगा तो एक नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जमा राशि स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, अन्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, और क्या हो रहा है, एक जो हो जाएगा एजेंसी संबंधी कार्य करना। 4 तरह का कार्य हो गया। उसमें से पूछेगा व्यावसायिक बैंक कितने तरह के जमा राशि स्वीकार करता है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करता है, ठीक है ना। उसको भी याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा। करें कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है। तो जमा जो स्वीकार किया जाता है, क्या किया जाता है, अस्थाई जमा बिल्कुल किया जाता है, चालू जमा बिल्कुल किया जाता है, आवर्ती जमा, ठीक है ना। और एक जो होता है भाई साहब यहाँ पर वस्तु जमा। तो वस्तु जमा, बैंक जो है ना वस्तु को जमा नहीं करता है, बस समझ लीजिए। हाँ कभी कभी क्या होता है, लॉकर जरूर रखता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको गहना वगैरह जो होता है ना उसको आप रख करके उसके बदले में लोन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वस्तु जमा नहीं हो पाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, वस्तु जमा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना बिल्कुल है, कार्ड उपलब्ध कराना, नगद साख करना, स्वयं सहायता समूह बनाना, ये बनाना नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए बैंक का काम स्वयं सहायता समूह को लोन देना है, स्वयं सहायता समूह का बनाना नहीं है, बनाएगा कोई और, जो गांव में 15 से 20 आदमी मिल करके, जिसमें मैक्सिमम महिलाओं जो होते हैं वहाँ पर मिल करके उनका स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, जिसको ग्रुप भी कहा जाता है। देखिएगा अपने अपने आपके एरिया में ज़रूर चलता है। आपके एरिया में ये ग्रुप चलता है कि नहीं चलता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हाँ चलता है या फिर नहीं चलता है, और आपके घर में ग्रुप से पैसा उठता है कि नहीं उठता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, ओवरड्राफ्ट किस खाता पर दिया जाता है। जब भी ओवरड्राफ्ट की बात करेगा याद रखिएगा चालू खाता, जिसे हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। ये करेंट अकाउंट कहते हैं। ये करेंट अकाउंट जो होता है बिजनेसमैन के लिए, जिसके खाता में बहुत ज़्यादा जो है पैसा का टर्नओवर होता है, वो करेंट अकाउंट होता है। और आम लोगों का जो होता है बचत अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें टर्नओवर ज़्यादा, एक साल में 4 लाख से ज़्यादा आप एक साल में 4 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जबकि चालू खाता में क्या होता है कि आप एक दिन में भी 4 लाख कर सकते हो, कितना हो कर सकते हो, अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये व्यावसायिक लोगों के लिए ही खोला जाता है, ठीक है ना। व्यावसायिक मतलब ट्रेडर्स के लिए, जो व्यापारी लोग हैं। कह क्या इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंक, जो व्यापारिक व्यावसायिक बैंक होता है वो जमा का प्रकार नहीं है। अधिविकर्षण,
कौन सा होगा? जो व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक जो होता है ना, वो अधिविकर्ष जो पैसा होता है, एक तरह से आप जो पैसा मतलब कि जितने व्यावसायिक बैंक होते हैं वो सबका अलग अलग तरह का जमा राशि स्वीकार करने का अपना क्राइटेरिया होता है, जिसमें से जो व्यापारिक बैंक होता है वो अधिविकर्ष जमा राशि स्वीकार नहीं करता है। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी 1 अप्रैल को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? देखिए, सहकारिता के विकास पर तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही बल दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस गाँव में कम से कम, किसी गाँव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक साख समिति का गठन कर सकते हैं? जब भी साख समिति के गठन की बात आएगा तो इसका एक प्रावधान है, ठीक है ना। उस प्रावधान के अंतर्गत 10 लोग कम से कम मिल करके एक साख समिति का गठन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 10। अधिक से अधिक इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, कोई बताया नहीं गया है। करा क्या कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आरजी सरैया, ठीक है ना, आरजी सरैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, जब भी बात करेगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ, तो 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? अच्छा, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? मतलब क्या कि प्रांतीय सरकार का मतलब राज्य सरकार के अंडर में कब आया था? तो ये याद रखिएगा 1919 ईस्वी में हुआ था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है? सूक्ष्म वित्त यानी छोटा छोटा जो ऋण होता है, लोन होता है, वो किसको दिया जाएगा? गरीब वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। किसको दिया जाएगा? गरीब वर्ग के लोगों को। करा क्या? भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो जब भी सूक्ष्म वित्त की शुरुआत करेगा तो 1990 के दशक में हुई थी। किसके दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 15 से 20, जिसमें अधिकतर महिलाएं होती है। क्या होती है? अधिकतर महिलाएं होती है। देखिए भाई साहब, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है रोजगार एवं सेवा है, अब इसके बाद जो है 5 चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको जस्ट ही आएगा, इसके बाद 5 चैप्टर जो होगा आपका इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बवाल मचाते हुए, गर्दा मचाते हुए हम लोग लाएंगे। और आप लोग का काम है भाई साहब, बिल्कुल इसी तरह पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स में बिल्कुल मार्क्स का गर्दा उड़ाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 5 चैप्टर जैसा ही लाए, उसके बाद हिंदी का जितने इंपॉर्टेंट है ना उस सब का भी लाए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है जरूर आप कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, जो चीज़ें सजेशन देना हो, जरूर वीडियो में लिखिए और बोलिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।